हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इस कड़ी में हमारे बुजुर्गों द्वारा यह कहानी मैं भी सुनता आ रहा हूँ, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद हैं, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुढ़मू प्रखंड के गिजी ठाकुर गांव नामक गांव में बिंदु टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। सौभाग्यवश मेरा पैतृक घर वहां से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर ही है। मुझे जब पता चला कि मेरी दादी और दादाजी जिस कहानी को सुनाया करते थे उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, तब से मुझे उक्त स्थल में जाने की तीव्र लालसा होने लगी थी। जब मैं उस स्थान पर गया तो एक बुजुर्ग जिनका नाम मुन्नीलाल था के द्वारा मुझे पूरे बिंदु टोंगरी का भ्रमण कराया गया और इस कहानी से संबंधित सारे अवशेषों को दिखलाया गया एवं इस कहानी की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बतलाई गई। उन्होंने उस स्थान को भी दिखाया जहां सातों भाई ने तीर को धार प्रदान किया और अपनी बहन पर तीर चलाया था। पानी लाने के लिए जिस दाढ़ी छोटा कुआं का प्रयोग हुआ था वह दाढ़ी आज भी है, जिसका वर्तमान समय में सौंदर्यीकरण करार दिया गया है। ये सत्य की कहानी इस प्रकार है। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें से बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं अभाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को लेकर अपने खेत में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी संयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने के आदेश देकर घर से निकलते। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं, अगर घर की दीवार में से खून पूछती तो भैया को पता लग जाएगा और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े से पूछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर महामारी समझकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। अपने खेत से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी के लिए पीने के देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता ना चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन से मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा बस सातों भाइयों और भाभी ने उससे उस दिन खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ गई। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने के राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी भाइयों के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतना लालची बन गए कि इसका आभास राजकुमारी को हो गया। किस प्रकार उसके भाई उनकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहाँ पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को ये झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई बहन अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने को ढोंग करने चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर भी सभी भाई केंद्र के वृक्षों पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी
पर अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर चट्टान के धार देता है और अपनी बहन पर धनुष से तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बात समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है। अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती लाइक ताइक, जान से मारना हो तो दादा साहब के तो तीर को सीधे में छाती पर मारो। इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खा लिया जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह भी तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं, अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा धार कर इस दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वह गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताई। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से निकल जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो तो 7 टुकड़ों में दिए हैं, उनके जोड़ने पर भी ये रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। मैं अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहा है। राजकुमार इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।